अमेठी में सीएम योगी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी ने उस इतिहास का भी जिक्र किया जब गांधी परिवार का इस सीट पर कब्जा हुआ करता था। तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी और भूपेंद्र चौधरी ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। दरअसल विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर निशाना साधा था और कहा कि इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ चुनाव के वक्त ही सांसद अमेठी आया करते थे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि 2019 से पहले अमेठी को विकास योजनाओं की सौगात नहीं मिला करती थी। लेकिन अब यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जनता के लिए सौगात लेकर आती हैं। स्मृति ईरानी जनता के बीच रहती हैं और सबसे बड़ा संदेश सीएम योगी ने अमेठी की जनता के लिए दिया और कहा अब यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। यानी एक बार फिर राहुल गांधी को घेरने के लिए स्मृति ईरानी मैदान में हैं और संदेश सीएम योगी दे रहे हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो सीट जिस पर 1967 से गांधी परिवार का दबदबा रहा, वो सीट जो संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की रणभूमि रही, उसी सीट को 2019 में राहुल गांधी गंवा बैठे और इस सीट पर भगवा लहराकर स्मृति ईरानी ने साबित कर दिया कि काम जमीन पर हो तो हवाई बातें हवा में उड़ जाती हैं। क्योंकि जिस शिद्दत से स्मृति ईरानी ने 2019 के रण में अपना सिक्का जमाया था, वो अंदाज 2024 में भी दिखने लगा है। जब वो अपनों के बीच सीएम योगी के साथ सौगातों का पिटारा लेकर पहुंची। अमेठी की जनता को सीएम योगी और सांसद स्मृति ईरानी ने 613 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले के सांसद बस चुनाव लड़ने आते थे, जब जीत जाते थे तो लौटकर कभी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जाते थे। लेकिन अब स्मृति ईरानी ने अमेठी की तस्वीर बदल दी है। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। याद करिए, इससे पहले सांसद आपके 2019 से पहले सांसद चुन करके तो जाते थे, लेकिन दोबारा केवल चुनाव में ही दर्शन देने के लिए आते थे। और भाइयों बहनों, आज आपने सांसद चुना बहन स्मृति ईरानी जी को, और आज क्या है, वह सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में पूरे संसदीय क्षेत्र का विजिट करके किसी न किसी कार्यक्रम के साथ कोई न कोई सौगात लेकर के अमेठी में आती है। बीजेपी नेताओं की फौज ये बयां करने के लिए काफी है कि अमेठी का रण इस बार फिर भीषण होने वाला है, क्योंकि सौगातों के साथ अमेठी के सांसद ने वो तस्वीर भी जनता के सामने रखी है जो पहले धुंधली नजर आती थी। ये वो इलाका है जिसने कई दिग्गज नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठे देखा, दिल्ली में और लखनऊ में उनके घरों में रोशनी देखी, लेकिन ये क्षेत्र वर्षों वर्ष अंधेरों में रहा। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश में, मोदी जी देश में आए और अमेठी में पहली बार 1,23,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने बगैर किसी भेदभाव के काम किया। आज हमारे लिए गर्व का समय है कि आज अमेठी की धरती पर हमारी बहन स्मृति ईरानी जी के प्रयास से इतना बड़ा आयोजन किया गया है और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों के बीच में आए। और बड़ी बात यह है कि इस बार फिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उससे पहले बीजेपी ने किलेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर 2019 चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो अमेठी में फिर टक्कर। 2019 में स्मृति ईरानी को जीत मिली थी, राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे और राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में ऐसे चक्रव्यूह की रचना की जिसे कांग्रेस के लिए भेदना मुश्किल होगा, क्योंकि जनता के साथ ही अब कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर राहुल गांधी को उन्हीं के घर में मात दी जा सके।
और अमेठी में योगी की हुंकार भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवरिया में जमीन विवाद में हुए हत्याकांड के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर राजस्व विभाग पर है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अगर जमीन विवाद में किसी की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के साथ ही अधिकारी की भी होगी। और इसी को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। सीएम योगी ने कहा है कि राजस्व मामलों में विवादों को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश में तारीख पर तारीख की इजाजत अब नहीं दी जा सकती। दरअसल जमीन बंटवारे में देरी पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। साथ ही पैमाइश के मामलों में देरी पर योगी ने कहा कि इस पर लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि राजस्व विभाग जमीन विवाद को जल्द से जल्द निपटाए और अगर निस्तारण में देरी हुई तो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सीएम ने यह चेतावनी देवरिया और कौशाम्बी के मद्देनजर दी है, जहां संपत्ति विवाद के कारण ही खून खराबा हुआ था। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों की मीटिंग ली और इस दौरान जमीन विवाद में समाधान में देरी पर नाराजगी जताई। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अफसरों को सीधे तौर पर कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व मामलों के निस्तारण में तारीख पर तारीख अब नहीं चलेगी। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं कि अगर राजस्व के मामलों में लेट लतीफी निस्तारण में हुई तो मंडलायुक्त और जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि फील्ड में जो अफसर तैनात हैं वो अच्छे तरह से जनता की समस्याओं का निराकरण करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो फील्ड छोड़ दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर अफसरों को लेकर काफी सख्त नजर आए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सर्वेंट डिप्टी सीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहकर संबोधित किया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना नाम ही बदल लिया। ब्रजेश पाठक ने अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख लिया है। यानी एक बार फिर अखिलेश यादव अपने ही बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब ब्रजेश पाठक के गुंडा माफिया वाले बयान पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो सर्वेंट डिप्टी सीएम है, जिसके बाद इस मुद्दे को लपकते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि हां, मैं जनता का सेवक ही हूं। और फिर ये लड़ाई सोशल मीडिया तक आ गई, जिसे अब 24 के रण में भी भुनाने की पूरी तैयारी है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि सर्वेंट पर क्लेश घिर गए अखिलेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में नौकर पर टक्कर अब भयंकर हो चुका है। अखिलेश यादव ने चुटकी क्या ली, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे मुद्दा बना दिया और इस लड़ाई को सोशल मीडिया पर ले आए। उन्होंने खुद को जनता का सेवक बताते हुए सोशल मीडिया प्रोफाइल का नाम बदल दिया और अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के एक बयान पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं सर्वेंट डिप्टी सीएम से बात नहीं करता। फिर क्या था, ब्रजेश पाठक ने भी इसे जनता से जोड़ते हुए खुद को जनता का नौकर बता दिया। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूँ। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर्वेंट की ये लड़ाई काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव का ये दांव उल्टा पड़ चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहे जाने के बाद आज ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक ऐड कर लिया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश जी सही कह रहे हैं, अखिलेश जी राजघराने में पैदा हुए हैं, वो राजा हैं, लेकिन हम जनता के सेवक हैं। दरअसल लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन अखिलेश यादव ने गेट फांद कर भवन में घुसने की कोशिश की थी। इसी पर ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा था।
लेकिन जब अखिलेश यादव ने जवाब दिया तो खुद के बुने जाल में ही फंस गए, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने खुद को मान लिया कि हाँ, वो जनता के नौकर, वो जनता के सेवक है, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ा है। तो अखिलेश यादव चूंकि सामंतवादी सोच के व्यक्ति हैं और जो कुछ भी अपने पिता के कारण से हैं, तो वही इसमें अब ब्रजेश पाठक का क्या दोष। ब्रजेश पाठक के पिता मुलायम सिंह जी के जैसे बड़े नेता नहीं थे। ब्रजेश पाठक जो कुछ भी अपनी मेहनत पर और अपनी क्षमता से बने हैं। तो मैंने अब अखिलेश यादव को जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए तो किसी को कुछ भी कह देंगे, तो वो कुल मिलाकर ये उनकी सामंतवादी सोच है। लेकिन इनकी सोच जनता देख रही है। घमंड जो है 2017 में तोड़ दिया गया था, बार बार तोड़ा जा रहा है। वो डिप्टी सीएम क्या, डिप्टी सीएम क्या है? कोई हैसियत है उनकी? कुछ कर पा रहे हैं अपने जब विभाग में है, वो भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे, अपने विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में भर्ती नहीं कर पा रहे, लोगों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, एम्बुलेंस के लोगों को में गाड़ी डीजल नहीं भरा पा रहे, तो क्या कर पा रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने गांव गरीब के लिए एम्बुलेंस चलाई कि 10 मिनट में जब रिश्तेदार भी नहीं पहुंच सकता, 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती थी। अब इस लड़ाई में बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए तो ब्रजेश पाठक जनता की सेवा में खुद को झोंक दिए, क्योंकि जिस लड़ाई की शुरुआत अखिलेश यादव ने की उसे खत्म ब्रजेश पाठक करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी अब नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने के लिए खास अभियान चला रही है, जिसका नाम वोटर महाचेतना अभियान दिया गया है। इस अभियान के तहत बीजेपी उन वोटर्स को जोड़ने की कोशिश करेगी जो इसी साल 18 साल के हुए हैं और इनकी संख्या करोड़ों में है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में वोटर्स की संख्या 15 करोड़ के पार है और इसी साल अब तक 21 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए हैं, जिनमें से 10,46,000 नए पुरुष वोटर जुड़े हैं, तो वहीं नए वोटर में 11,26,000 महिलाएं भी। लेकिन अब फिर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जा रहे हैं। इस अभियान के जरिए बीजेपी करीब 3 करोड़ नए वोटर्स जोड़ेगी और इसके लिए वोटर चेतना अभियान पार्ट 2 की शुरुआत की गई है। और चलिए इसी अभियान पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने सियासी मैदान में उतर रही बीजेपी की रणनीति, प्लानिंग और मकसद साफ हैं। केंद्र में 350 सीटों से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 के लक्ष्य को साधना। जिसके लिए टीम मोदी योगी अपने दलबल के साथ मैदान में उतर चुके हैं और संवाद से समाधान तक का मंत्र दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी अब उस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है जिससे नए वोटर्स तक पहुंच बनाई जा सके और इसके लिए मंथन का दौर चल रहा है। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स को जोड़ने का लक्ष्य है। नए वोटर्स को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का मकसद है। हर विधानसभा में 5,000 नए वोटर को जोड़ने का टारगेट है। इसके लिए बूथ लेवल तक टीम बनाई गई है। युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी अब वोटर चेतना महाअभियान चला रही है, जिसके सेकंड फेज की शुरुआत हो चुकी है। इसके जरिए मंडल बूथ स्तर तक अभियान चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और उसके लिए आज वोटर महाचेतना अभियान आप देख सकते हैं वो आज से शुरू किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, इसके अलावा पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं महामंत्री संगठन धर्मपाल है, भूपेंद्र चौधरी है, इसके अलावा सुब्रत पाठक और ये जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज की बैठक लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल ये तमाम पदाधिकारी जो पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हैं, ये आप देख सकते हैं प्रदेश के पदाधिकारी हैं और जिलों के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। यानी बीजेपी उन वोटर्स को साथ लाने की तैयारी में है जो 24 में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी ने ट्रेनिंग में अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया है। 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो रही है उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का अभियान। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को ठीक करवाया जाएगा। जो कहीं और चले गए उनके नाम कटवाएंगे।
वोटर चेतना कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा चरण है, किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, देखो, वोटर चेतना का इसका अर्थ होता है कि जो हमारे नए वोट जो बन रहे हैं उनको राष्ट्र के प्रति उनके बोध कराया जाए कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरा अगर कोई भी मतदाता छूट गया है, वंचित है, तो उसको वोट से जोड़ दिया जाए। यानी संवाद और ट्रेनिंग के जरिए बीजेपी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिसे जल्दी पूरा करने का टारगेट है। और इसी को लेकर संवाद से समाधान निकालने के लिए मंथन का दौर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजरायल और हमास के बीच छिड़े बदले की जंग का असर अब हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां भी फिलिस्तीन समर्थित हमास के लिए दुआएं पढ़ी जा रही हैं, वो भी मस्जिदों में। हालांकि इन सब के बीच मौलाना तौकीर रजा ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर कार्रवाई की मांग हो रही है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, हमास आतंकी संगठन नहीं है, उस पर जुल्म हो रहा है और ये जुल्म इजराइल कर रहा है और मोदी उसी जालिम का समर्थन कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर तौकीर रजा हमास के हमदर्द क्यों बन गए। जंग इजराइल और हमास के बीच छिड़ी है और मस्जिद के बाहर पहरा हिंदुस्तान में है। इजराइल आतंक से बदले की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए दुआ हिंदुस्तान के मस्जिदों में पढ़ी जा रही है और खास धर्म के धर्मगुरु इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री तक को निशाने पर लिया जा रहा है, और ये सिर्फ इसलिए कि आतंक की लड़ाई में भारत आतंक के खिलाफ है। नहीं, जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर जो हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? आतंक से वॉर में तौकीर का विवादित तकरार उस मानसिकता को बयां करता है जो दहशतगर्दी के बाद भी आतंक की हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि जिस नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता की कुर्सी सौंपी, वो इन जैसे मौलानाओं के लिए जालिम हो गए। आखिर ऐसी तालीम मौलाना तौकीर को कहां से मिली? ऐसे ही सवाल अब बीजेपी के साथ हिंदू धर्मगुरु भी पूछ रहे हैं। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देश के गद्दारों को यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री का निर्णय है, और जो देश के साथ नहीं खड़ा है उस गद्दार को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। गाजा पट्टी के हमास के आतंकवादियों ने आतंकवाद फैलाया है। ये युद्ध के नियम नहीं होते। युद्ध का नियम ये नहीं कहता कि महिलाओं को नंगा करो। युद्ध का नियम ये नहीं कहता बच्चों की गर्दनें काट दो। युद्ध का नियम ये नहीं कहता कि आप निर्दोषों को आग लगा दो, और ये इस्लाम भी नहीं कहता। युद्ध के नियम सेनाओं के द्वारा लड़े जाते हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड क्लियर है, क्योंकि भारत आतंक को झेल चुका है। भारत हर दिन सीमा पर आतंकवादियों से लड़ रहा है। ऐसे में जब इजराइल की आतंक से लड़ाई हो तो स्वाभाविक सी बात है साथ इजराइल का ही दिया जाए, और इसी विदेश नीति के लिए दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन यहाँ के मौलाना मौलवी अब भी फिलिस्तीन समर्थित आतंकवादी हमास के समर्थन में दुआ पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी सबसे यही अपील है कि जो फिलिस्तीन के सिलसिले में यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन है उसको तमाम मुल्क मिल करके अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, जिससे कि पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमन अमान कायम हो सके। युद्ध में जान माल का नुकसान किसी को भी पीड़ा से भर देता है, लेकिन जिस तरह पहले हमास ने इजराइल में घुसकर मासूम बच्चों, महिलाओं और बेबस लोगों पर कहर बरपाया, जब उस वार का पलटवार हुआ तो अब वहीं खास धर्म के लोगों को परेशान करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अगली बात ओलंपिक गेमों की कर लेते हैं। अब क्रिकेट भी आपको ओलंपिक्स के दौरान खेलते हुए क्रिकेटर नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स जो कि 2028 में होगा, उसमें क्रिकेट समेत 5 खेलों को शामिल किया है। ओलंपिक में शामिल होगा क्रिकेट। लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा क्रिकेट। 2028 में यहां पर आयोजन होना है ओलंपिक का। मुंबई में ओलंपिक पर बड़ा फैसला लिया गया। जी हां, तो आज मुंबई में मीटिंग हुई थी आईओसी की और इसी मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि और किन किन खेलों को ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसमें क्रिकेट पर सहमति बनी और क्रिकेट के साथ ही 5 और गेम्स हैं जो आपको लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स के दौरान खेलते हुए दिखेंगे खिलाड़ी। Proposal of the Los Angeles organizing committee to introduce 5 new sports, and these 5 sports are baseball, softball, flag football, lacrosse sixes, squash, and cricket. These proposals have been accepted as a package by the IOC Executive Board. रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।